वजह यह है कि ये इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। देखिए, इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, वो यही था ना कि ट्रक आया, ट्रक ने गेट को एक्सप्लोड किया और उसके बाद लोग निकले और अंदर चले गए, वहाँ फायरिंग हुई, खुद तो सुइसाइड स्क्वाड थी, मारे गए मगर लोगों को भी मार दिया। बहुत बड़ी खबरें, हेडलाइंस बन गई, दुनिया ने देखा कि यहाँ ये हो रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल वही चीज़, अब ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है, किसने की है ये जो सारी, तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब पावर, बिग पावर, स्मॉल पावर, रीजनल पावर, नेबरिंग पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है। शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मंसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोश की, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। ये लोग यूरोपियन कंट्रीज की और रॉ के पेरोल के ऊपर है। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अब जैसा किया है पाकिस्तान ने बिल्कुल वैसा भुगत रहा है। यहाँ पर कश्मीर में जब इंडिया के पास, मतलब इंडिया इतना प्रिपेयर्ड नहीं था इस सिचुएशन से निपटने के लिए, जब 1990s के आसपास जब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद शुरू हुआ, उसके बाद वहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पर भगाया गया, सब कुछ ये सारी सिचुएशन हुई और उसके बाद डायरेक्टली वॉर शुरू हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस सिचुएशन को लेकर। वॉर इन द सेंस कि कभी भी आतंकवादी हमला होता था, चाहे वो कोई मिलिट्री बेस हो या फिर कोई और जगह हो, वहाँ पर सीधा ट्रक लेके घुस जाना, खुद तो मतलब 72 हुरों के पास पहुँच जाना, लेकिन और भी बहुत सारा नुकसान करके जाना। अब वही सिचुएशन टीटीपी और बीएलए कर रही है पाकिस्तान के अंदर। मतलब अगर आपने एक थियरी अपनाई है तो वही थियरी हमेशा सेम रहेगी, वो तो सबको पता है। इस चीज़ से आप सबको मतलब वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब उनके पास बस यही चीज़ थी कि भाई उनके पास एक ऑलरेडी एग्जांपल सेट होकर रखे थे, भाई कश्मीर में पाकिस्तान ने ये किया है तो अब हम भी इसके साथ यही करेंगे। और दोस्तों, ये मुझे लग रहा है कि अगर ये इकोनॉमिकल कोलैप्स जो पाकिस्तान का भी हो रहा है वो होता रहा ना, तो बहुत शॉर्ट टाइम में बलूचिस्तान और सिंधु देश और ये अलग अलग कंट्रीज बनना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। अफ़गानिस्तान के हालात बहुत ही ख़राब हैं। हम ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़, ख़वातीन के मसाइल, पुराने लोग जो रह गए उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और मगर और कभी कभी हम ये भी जी बॉर्डर के ऊपर जो हमारी फेंस के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, मगर जो असली इशू है जो कि हल नहीं हुआ और अभी हल होने भी नहीं जा रहा, उनके ऊपर कोई किसी किस्म की लगाम नहीं है। अगर उनका ये ख्याल था कि शायद तालिबान उनको टाइट करें, तालिबान ने तो टाइट नहीं किया उनको। हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद तालिबान ने उनको कुछ नहीं कहा और वो खुली छुट्टी मिल गई है। अब वो कहते हैं कि ये तो ज़बरदस्त बात है, उस वक्त तो कम से कम गनी की हुकूमत थी, पाकिस्तान अमेरिका के जरिए यूएस ट्रूप्स थी। हाँ, यूएस ट्रूप्स थी। अब तो कुछ भी नहीं है, रास्ते खुल गए सारे, अब जो मर्जी करें। अब इसीलिए जो टैक्स हैं ये बढ़ गई हैं। ये जो बलूचिस्तान में जो हुआ है ये बहुत अहम है। उसकी वजह यह है कि ये इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। देखिए, इंडियन हेल्ड कश्मीर में मुजाहिदीन जिस किस्म की अटैक्स कर रहे थे ऑन इंडियन आर्मी कैंप्स, वो यही था ना कि ट्रक आया, ट्रक ने गेट को एक्सप्लोड किया और उसके बाद लोग निकले और अंदर चले गए, वहाँ फायरिंग हुई, खुद तो सुइसाइड स्क्वाड थी, मारे गए मगर लोगों को भी मार दिया। बहुत बड़ी खबरें, हेडलाइंस बन गई, दुनिया ने देखा कि यहाँ ये हो रहा है। यहाँ बलूचिस्तान में बिल्कुल वही चीज़। अब पहले तो ये था कि बलोच इंसर्जेंट्स का एक ग्रुप आया, 4 लोग 5 लोग आए, उन्होंने आके किसी होटल पे किसी चाइनीज़ को किडनैप कर लिया, 2 सिपाही मार दिए, भाग गए। अब तो ये नहीं, ये तो मतलब है कि बिग पूरा एक जट्ठा आया था और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ एक पोस्ट के ऊपर अटैक किया आपकी, और वहाँ जितनी कैजुअल्टीज लिए, और बिल्कुल इनकी सोच भी नहीं थी कि ये हो सकता है।
अब में तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई, मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हो गए। शायद एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान का अमन तबाह करने का बाकायदा मनसूबा बना रही हैं, साजिश कर रही हैं। पहले बलोचिस्तान में नोश की, पंजगोड़ में फिर दहशतगर्दों का हमला और अब अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला। अच्छा बीर साहब, BLA और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दोनों दहशत तंजीमें जो हैं हमलों की जिम्मेदारी कबूल करके अपनी अहमियत शायद जिताना चाहती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके दोबारा ये होने का ये मतलब क्या है? देखिए, मतलब बड़ा क्लियर है कि BLA को, BLF को, जो हमारे 3-4 वहाँ बाहर लीडर बैठे हुए हैं बलोच, इसमें ब्रह्मदास भी है, फिर उसके बाद ये जावेद मैंगल है और हरब्यार मरी हैं, ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ की और रॉक के पेरोल के ऊपर हैं। उनके जो 1-2% फॉलोअर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अफगानिस्तान में जाके ऑपरेट नहीं करना चाहता, हम उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहते, ना हमें जाना चाहिए दूसरे मुल्कों के, वी नॉट अमेरिकन के जहाँ दिल चाहे उठ के चले जाएँ। अभी आप देखें ना, वो सारा अमेरिकन जान के अपना वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के चले गए ताकि अवाम के हाथ में आ जाए, अवाम के हाथ में आ जाए, हुकूमत के हाथ में आ जाए और लोगों के दहशतगर्दों के हाथ में आ जाए और वही इस्लामिक पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ हमारे बॉर्डर को वो क्या बना रहे हैं, रोज हमारे बंदे हो जाएंगे। भाई अशरफ गनी और अहमद करज़ई से बुरे साबित हुए हैं उनके ये महीने, ना वो हमसे सीधे मुंह बात करने को तैयार हैं, ना वो हमारे साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करने को तैयार हैं, ना वो हमारे दहशतगर्द हमें देने को तैयार हैं। फिर हमारी उनसे मोहब्बत किस बात की है? ये एक तरफा मोहब्बत पाकिस्तान को ले डूबेगी, पहले भी ले डूबी है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, उनसे दो टोक बात करनी चाहिए। अगर वो हमें हमारे लोग नहीं दे सकते तो हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, इसलिए हमने ये फौज बनाई है। अगर हम अफगानिस्तान से भी अपने दहशतगर्द नहीं ला सकते हैं तो फिर तो मेरा मतलब है कि हमें अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। देखिए ना, ये एक सरप्राइज अटैक थी और ये उस किस्म की अटैक थी जैसे पहले कभी नहीं। देखिए, इस्लाम पसंद लोग जो हैं, जो इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं, उनके लिए खुद का हमला जो है सीधा जन्नत जाने वाली बात है जी, शहादत है, शहादत है। तो इसका ये मतलब है कि बहुत मैसिव किस्म की ट्रेनिंग हुई है, जेन साफ किए गए हैं और ब्रेन वॉशिंग हुई है और बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हुई है। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग कहाँ हुई है? ये ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई है। किसने की है ये जो सारी? तो ये मैं समझता हूँ कि इसमें अब पावर, बिग पावर, स्मॉल पावर, रीजनल पावर, नेबरिंग पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है। ये बहुत बड़ी एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ और ये बिल्कुल बड़ी सीरियस चीज़। तो कैसे टैकल करें? उधर नॉर्थ में जी आपको TTP अटैक कर रहा है और वो डिसरप्ट कर रहा है आपका चाइना के साथ तल्लुकात। जी जी, इधर बलोच आ रहे हैं, सदर्न बलोचिस्तान और ईरान से आके आपको अटैक कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों जो एंड प्रोडक्ट्स हैं जहाँ दोनों जगह पे आपको अंडर प्रेशर लाया जा रहा है। यहाँ पे भी तो आपको पता है कि गजवा हिंद करना है हमने। देखिए, वो सारी लॉबी जो है ना वो हमने पाली हुई है और आई मस्ट से इंडिया के अंदर ये लॉबी इन ऑपोजिशन टू द पाकिस्तानी लॉबी आई है। मैं इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं, उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी, लेकिन पार्टीशन हो गई और वो जो लीडरशिप थी दे आर ऑल गॉन। उनको तो रोज गालियां देते हैं, रोज जवाहरलाल नेहरू को गाली इसलिए पड़ती है कि उसने मुसलमानों को कहते हैं बोल्ड बैंक बनाया था और सब्सिडाइज करते थे वो हज, विच इज ट्रू। अब जाके हज पॉलिसी खत्म हुई है। कांग्रेस गवर्नमेंट हज की सब्सिडी देती थी मुसलमानों को हज पे जाने के लिए, जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे थे? जिंदगी में सिवाय नफरत की कल्टीवेशन के आप कुछ और अपने कल्चर में, अपने इंटेलेक्ट में हनूद और यहूद के पीछे लगे हुए ना। माएँ बच्चों को मांगती हैं मेरा बेटा ये अल्लाह शहीद कर दे, उसे गाजी बना दे। जो मौत की दुआ करते हो कि जल्दी जल्दी कयामत आए और 72 हूरें मिलें, वो लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे? क्या उनका इजाफा होगा जहन में? जहाँ 500 किताब बेस्ट सेलर बन जाए बिकने पे,
वहां कौन पढ़ता है? ना लिखने वाला, ना पढ़ने वाला, ना जबान बोलने वाला। लोग अपनी जबानों पे शर्मिंदा झुक के चल रहे होते हैं, दुश्मन की जबान अपने मुल्क की नेशनल लैंग्वेज बना लेते हैं। तो इनको भूल जाएं, ये तो बुरा लगता है कहते हुए, बट नासुर बन गए। तो हम तो हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हमारी क्या बात। और कहते हैं हम हिंदुस्तान, अरे भाई स्थान तुम हो, स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का है। तुम्हें किसने कहा था पाकिस्तान नाम रखो? पे जो है वो अरबी में नहीं है और स्थान जो है वो संस्कृत में, और बनाया तो अल पाकिस्तान बोलते हैं। अरे स्थान वर्ड जो ये कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब संस्कृति वर्ड है। अफगानिस्तान, तारिक साहब, ये लोग तो अब रमजान को रमजान बोलना शुरू हो गए। हाँ, इनको गले में भारी हो गए, एकदम पान खा गए, रमजान। इनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। अपने माँ बाप से ये शर्मिंदा रहते हैं। किसी सोच में है ना, फिलॉसफी में, ना इंजीनियरिंग में है, ना एग्रीकल्चर में है, कुछ है ही नहीं देने का सिवाय ये कि आप करप्शन के अंदर यू आर एट द टॉप एंड यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ पुअर कंट्री एंड एनरिचिंग योरसेल्व्स। मैंने सुना आप प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी जायदाद बनी गाला कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जी जी, बनी गाला जी। बताइए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाके भैंसे बेच रहा है, वहां बनी गाला के अंदर जायदादें बन रही हैं। बीवी जो है वो पिंकी है, वो जिनों में बिलीव करती। ये तो कॉमेडी सेंट्रल है, इट्स नॉट अ कंट्री। हमारे यहाँ कनाडा में बड़ा अच्छा शो होता है जिसके अंदर डायलॉग कोई नहीं होता, सिर्फ एक्शंस होते हैं, बट इट इज अ हिलेरियस शो। मुझे वो लगता है पाकिस्तान। लेकिन सर यहाँ पे ये भी है कि बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं पाकिस्तान को छोड़कर, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, कहीं पे ये नहीं कहा जाता कि जी म्यूजिक ना सुने, म्यूजिक हराम है। अगर आप कोई छोटा बच्चा है उसके सामने म्यूजिक बजाए, वो ऑटोमेटिकली डांस करने लगता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो ये कहना कि म्यूजिक हराम है सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट या हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान ही कहते हैं। अरब तो कैसे कैसे डांस कर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं उनको। इनकी शक्लें खराब है, इनकी बदकिस्मती है। वो इंडियन नेशनलिस्ट जरूर थे, बट दैट डजंट मेक यू एंटी मुस्लिम। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मुसलमान तो थे। अबुल कलाम आजाद ने जो प्रिडिक्ट किया कि आप मुल्क बना ले तो आप ये करेंगे, वही हमने किया 75 साल में। अब अगर हमें अकल आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान अमन से रहे, अपने लोगों को वेल ट्रीट करो। आपके जो सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स हैं बैठ के यार उनको हल कर लो, और जो आपकी माइनॉरिटीज है उनको इंसानों के तौर पे ट्रीट करो। यही आप कहते हैं ना इस्लाम में बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, उसका प्रूफ कहाँ है भाई? इंडिया से तो चलो प्रॉब्लम है, अपने मुल्क के अंदर आपने माइनॉरिटीज को कोई अच्छी तरह ट्रीट किया है? नॉट एट ऑल। तो आप, इफ यू आर गोइंग टू चेंज, दिस इज अ चेंज ऑफ हार्ट एंड माइंड, देन इट शुड बी इंटरनली एंड एक्सटर्नली एप्लीकेबल। और दुनिया के अंदर एक और बात ये भी कहा गया है कि हम ये जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये भी मैं बहुत देर से कह रहा हूं, मैं नहीं, बहुत कह रहे हैं। व्हाई डू यू बी पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक? आप चाइना से भी फायदा उठाएं, आप अमेरिकन से भी फायदा उठाएं, आप इंडिया से भी उठाएं, जो ये 3 इकोनॉमिक पावर्स हैं और इस इलाके में इन्वॉल्व हैं। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की तो कहा जाता है कि ये जी चाणक्य के मानने वाले हैं, ये कौटिल्य के मानने वाले हैं। काश के हम भी चाणक्य को मानने वाले होते। चाणक्य एक बहुत अजीम आदमी था जी। वो टैक्सला की यूनिवर्सिटी से ना सिर्फ पढ़ा था बल्कि वहां उसने पढ़ाया भी था। ऐसा आलतू फालतू आदमी नहीं था। हम ऐसी अब के जी वो चूंकि मुसलमान नहीं था तो हमें बड़ी तकलीफ है। असी तो सिर्फ मुसलमानों को मानना है ना जी पाकिस्तान। किताब है, आपने देखी होगी जी जी, किताब और बैरूनी हमला आवर। बिल्कुल, ये है प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद की जी बिल्कुल। तो इसमें तो सर बड़े खतरनाक और खौफनाक हकायक लिखे हुए हैं कि जो मुसलमान जो आते थे नॉर्थ से हमला करते थे इंडिया पे, वो तो बहुत जुल्म सितम करते थे। लेकिन हमारी किताबें आज कहती हैं कि जी ये सारे हमारे हीरो थे। महमूद गजनवी भी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, गौरी, अमीर तैमूर। इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे? नहीं, देखिए
हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में चाणक्य और कौटिल्य ये टर्म्स बहुत डिस्कस हो चुकी है। मतलब यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी जानते हो इंडियन हिस्ट्री को तो आपको पता चलेगा कि भाई चाणक्य भाई साहब कितने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। और चाहे वो वॉर स्ट्रेटेजी हो, चाहे राज्य कैसे चलाना हो, चाहे किसी के साथ पर्सनल रिलेशन रखने हो, चाहे शादी के या फिर कहे कि विवाहित जीवन कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ों पर उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए कि पाकिस्तानी उसको इस तरीके से थ्रो नहीं करते, लेकिन अगर थोड़ा सोच भी लेते हैं कि भाई क्या मतलब पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें, तो उनको पता चलेगा कि नहीं ये जीवन में बहुत रिलेट करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, उनको ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि भाई क्या आखिर में ये कौन कौन से लोग हैं। अब चाणक्य और कौटिल्य तो ज़रा छोड़िए, मतलब दोनों एक ही नाम है, वो तो छोड़िए। 1947 तक जो हम बड़े बड़े नाम थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये किसी के बारे में पाकिस्तानियों को थोड़ा भी नहीं पता। अब उसके अलावा छोटे छोटे जो लोग थे, मतलब जिनका नाम बहुत नहीं हुआ है, जिन लोगों को फांसी पर चढ़ा, पता है ना, मतलब हज़ारों लाखों लोग फांसी चढ़ चुके हैं अंग्रेज़ों के टाइम पर, किसी के बारे में नहीं पता। शिवाजी के बारे में किसी को नहीं पता। उसके बाद महाराणा प्रताप को अगर आप देख लो, किसी को नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी वाइप आउट कर दी गई है। अब लोगों को चाणक्य के बारे में क्या पता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की तो कहा जाता है कि ये जी चाणक्य के मानने वाले हैं, ये कौटिल्य के मानने वाले हैं। काश के हम भी चाणक्य को मानने वाले होते। चाणक्य एक बहुत अजीम आदमी था जी। वो टैक्सला की यूनिवर्सिटी से ना सिर्फ पढ़ा था बल्कि वहां उसने पढ़ाया भी था। और वो एक इतना समझदार आदमी था जिसको जो एडमिनिस्ट्रेशन और सियासत की पेचीदगियां हैं उनका उसे हर बारीकी वो समझता था। और वो एक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का एडवाइजर था जी। तकरीबन 40 साल वो हुकूमत रही उस बादशाह की। वो भी बड़ा बादशाह था। तो चाणक्य कोई ऐसा आलतू फालतू आदमी नहीं था। हम ऐसी अब के जी वो चूंकि मुसलमान नहीं था तो हमें बड़ी तकलीफ है। असी तो सिर्फ मुसलमानों को मानना है ना जी पाकिस्तान। तो अगर आप अर्थशास्त्र, मैंने वो पूरी नहीं पढ़ी, मैंने तो ऐसे एक्सर्प्ट इधर उधर से पढ़े हैं। बंदे की इंटेलिजेंस पे आपको रश्क आता है कि वो क्या स्मार्ट आदमी था चाणक्य कौटिल्य जी। वेस्ट में भी उनको बहुत एडमायर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खासतौर पे जो उर्दू अखबारात हैं वो बहुत ही नेगेटिवली उनको देखते हैं। तो इंडिया में आपको पता है दिल्ली का जो डिप्लोमेटिक एरिया है उसको चाणक्यपुरी कहा जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। किताब है, आपने देखी होगी जी जी। पंजाब और बैरूनी हमला आवर, बिल्कुल। ये है प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद की। जी बिल्कुल। तो इसमें तो सर बड़े खतरनाक और खौफनाक हकायक लिखे हुए हैं कि जो मुसलमान जो आते थे नॉर्थ से हमला करते थे इंडिया पे, वो तो बहुत जुल्म सितम करते थे। लेकिन हमारी किताबें आज कहती हैं कि जी ये सारे हमारे हीरो थे। महमूद गजनवी भी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, गौरी, अमीर तैमूर। और अभी आप देखिए ना, वो सैफ अली खान ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा। तो तैमूर तो वो नहीं था जिसने वो क्या सरों के मीनार बनाए थे जी, सरों के ढेर लगाते थे। बिल्कुल। देखिए तैमूर, पता नहीं मुझे क्या लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लाहौर में रेप का बाजार गर्म किया, दिल्ली में किया, हजारों तो कम है, लाखों लोग मार दिए जी शहरों के अंदर। और मुसलमान तो लंबे पहुंचा, वहां पे सैयदों की सरदारी थी, उनको वरगला के बाहर निकाला और मार दिए सारे के सारे। 20,000 बंदे वहां मार दिए। और बगले में जाता था कि मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं। वो सुल्तान बेयजीद उस्मानिया सल्तनत का जो बादशाह था, उसको इतना बेइज्जत किया, उसको पिंजरे में ले लेके साथ फिरा। तो ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही थी? या महमूद गजनवी कौन सी इस्लाम लूट मार कर रहे थे सारे? हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहेदा, कि वो आता था हर कुछ ले जाता था, भांडे टींडे चुक के ला जाता सी पंजाब से। तो ये तैमूर तो जो है अपने आप को सैफुल इस्लाम कहता था। और मेरा ख्याल है उस वक्त तक के जो हुक्मरान थे उनमें ही वाज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमैनिटी। ही वाज द ग्रेटेस्ट किलर एंड रेपिस्ट। तो फिर हमारे यहाँ सर क्यों नहीं लोगों को पता फैक्ट्स का
वो हमने तो कई मिसाइलों के नाम भी इनके नाम में पे रख दिए हैं, कोई गजनवी है, कोई अब्दाली है, कोई गौरी है। सर वो हम मसला ये है ना कि वो बदनसीबी से मुसलमान है। इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे? नहीं, देखिए हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ जो लोग अरब लोग आए थे जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को फतह किया था, वो लोग आए और वापस चले गए। उन्होंने यहाँ आबादी तो की नहीं, लेकिन उनकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए वो हम कन्वर्टेड मुसलमान। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबा अजदाद या हमारा शिजरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है या किसी सहाबी से मिलता है। अगर कुछ लोगों के पास शिजरे हैं तो वो ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, गैर ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और तो जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां पे रहेंगे। एशियन टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है। इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को। इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानीज आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नजर आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जी बिल्कुल। इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं, वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुंच गए हैं। मोदी यार 14 साल की उम्र पे घर छोड़ के आरएसएस के लिटरेचर के साथ पूरा हिंदुस्तान घूमा है, वापस आया 10 मिनट घर पे रहा और लिटरेचर लेके फिर घूमा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मैन? मोदी जी हिंदुस्तान ये क्यों कर रहे होते हैं? क्या हम मतलब नालायकी तो खैर कहीं ढकी छुपी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई एशियन टाइगर बनते बनते रह गया पाकिस्तान। अदरवाइज यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें उनकी फेवर में आ जाती ना तो एशियन टाइगर बन जाता। पता नहीं ये टर्म किसने यहाँ पर उछाला था कुछ सालों पहले, कई सालों पहले, मतलब 30, 40, 50 साल पहले की बात है कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो एशिया का टाइगर बनने वाला है। अब वो टाइगर तो कभी बना नहीं, बिल्ली के लायक भी नहीं बचा है आजकल। और मतलब सिचुएशन ये हो रही है, देखिए जितने मुस्लिम कंट्रीज़ है 55 के आसपास, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में अगर आप देखो तो सबसे बड़ी आर्मी पाकिस्तान के पास होगी। अब वो सारे लोग अगर पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री नहीं मानते वो बात अलग है, दोगला काउंट करते वो बात अलग है, कन्वर्टेड हिंदुओं में से कन्वर्टेड काउंट करते वो बात अलग है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हम जो है ना वो इस्लामिक किला है, इस्लाम का किला है, और इसीलिए पूरी दुनिया, और हमारे पास आर्मी है, न्यूक्लियर है, इसीलिए पूरी दुनिया हमारी जो है ना रिस्पेक्ट करती है। अब रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि आपके पास आर्मी थी, भाड़े पर आर्मी चाहिए थी आपके पास न्यूक्लियर थे, तो हो सकता है कभी ना कभी यूज़ करने पड़े, इसीलिए मदद किया करते थे। ऐसा नहीं था उनको कि भाई आप भी मुसलमान वो भी मुसलमान। आप भले मानते हो, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कभी भी आपको मुसलमान माना नहीं। दूसरे दर्जे का जो है ना मुसलमान या फिर दूसरे दर्जे का नागरिक आपको माना है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर डिस्कशन यही हो रहा है कि भाई एक तरफ इंडियंस जो है वो यूएस में जाकर कब्जा कर रहे हैं सारी चीज़ें, और यहाँ पर पाकिस्तानी जो है उनका नाम और निशान नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को। इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। पाकिस्तानी इसका ध्यान इस साइट पर है या नहीं है? प्रोफेसर साहब का ताल्लुक जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है उससे है, श्रीनगर से उनका ताल्लुक है। क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानीज आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नज़र आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जी बिल्कुल। तक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का है, द पाकिस्तानीज जो हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि उनकी तरफ उनका रुझान नहीं है। मैंने देखा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड बहुत नीचे है। जो अंग्रेज छोड़ कर गए वहीं तक का है। हम पाकिस्तान के अंदर आपके ख्याल में
अपग्रेड नहीं हुआ, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप मेडिकल साइंसेस देखें, जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं, वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुँच गए हैं एंड बड़ी बड़ी पोजीशन। डू यू सी? ऑलमोस्ट इस कंपनी में भी मैंने काम किया है, जिस कंपनी को मैं जानता हूँ उनका कुछ ना कुछ वर्क ऑफ शोर में बैठा हुआ है जो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। आप आईटी के डेवलपर्स ले लें, आप टेस्टर्स ले लें, आप और जिस मर्जी फील्ड में ले लें, आप इवन के कस्टमर सर्विस की कॉल यहाँ करते हैं, वो सीधा वहाँ जाके। एशियन टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है, एशियन टाइगर इस तरह के, और मैं कहता हूँ इवन भूटान। लोग इनको बुलाते हुए डरते हैं, लोग इनसे बात करते हुए डरते हैं, लोग उनके फोन उठाते हुए डरते हैं। लोगों को लगता है ऐसा ना हो हम इनका फोन उठा लें तो ये आगे से हमें कोई कहानी सुना के भीख मांग लें। कि हम हर चीज में मोदी जी, हिंदुस्तान, ये क्यों कर रहे होते हैं? क्या हम मतलब नालायकी तो खैर कहीं ढकी छुपी नहीं है, वो असद उमर साहब हो, हमारे बाकी कैबिनेट के लोग हो, किससे हमने कर्जा ले रखा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यानी दुनिया में कोई मुल्क हमने शायद ही ऐसा छोड़ा होगा कि जिससे हमें उम्मीद हो कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे और हमने उससे ना मांगे हो। उस जगह पे इन्होंने पहुंचा दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी हमारी जीरो है। हमें चाहे अफगानिस्तान हो, अब अफगान तालिबान भी हमें आंखें दिखा रहे हैं, चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, कोई भी कंट्री, इवन अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, फ्रांस के लिए भी आप जानते हैं कि किस किस तरह की हरकतें हमारे यहाँ की गई कि फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने के लिए, वो भी हमसे नाराज हैं। उसके बाद श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरह से मारा गया, और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से हमने मुल्ला माफिया को एक सपोर्ट दी है, इमरान खान ने जो है वो TLP के आगे से बैन ऑर्गेनाइजेशन हटा दी है, तो हर फील्ड में वो हमें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि एजुकेशन फील्ड में भी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? फैसल भाई, आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा यहाँ की सियासत का और पाकिस्तान की भी सियासत का, आपसे कोई बात नहीं छुपी। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अमेरिका में, देयर इज़ नो फ्री लंच इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे जो कमज़ोरियाँ हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा है, डोमिनेंस है जो इंडियंस की है। आप जितनी उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें वो बहुत टाइम उसमें चाहिए। अब वाइट हाउस में जो 55 के करीब जो है इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं जो 3 हैं, वो भी ऐसे हैं कि उनकी कोई पार्टी से, कोई आम कम्युनिटी से कोई उनका राब्ता नहीं। हाल होगा जब आप बात समझा नहीं पा रहे और अगले की बात समझ नहीं रहे, और आप तो कैसे तलकात बेहतर हो सकता है ना कि पॉलिसी यही हो कि ना समझाना है ना समझना है। जो पाकिस्तानी होते हैं वो भी अपने आप को इंडियंस ही कहते हैं। जो टॉप 15 लोग हैं वो जो कंपनीज के, वो सब इंडियन CEO है। आपके ख्याल में कोई पाकिस्तानी इतना काबिल नहीं है कि वो किसी खास लेवल तक भी आ सके? यू विल नेवर सी एनी पाकिस्तानी ऑन टॉप टियर। आजकल वहां पे इंडियन फीवर चल रहा है। पिछले 15 साल से अमेरिका हैज अ इंडियन फीवर, और आपको पता नहीं इस चीज का अंदाजा है कि हाईएस्ट पेड जो मिनॉरिटीज हैं वो इंडियंस हैं इस वक्त। चाइनीज पहले नंबर पे इंडियन है, दूसरे नंबर पे चाइनीज हैं। नमस्कार दोस्तों, अब ये सबको पता है कि भाई पाकिस्तानी जो है वो US में जाता है, UK में जाता है, फ्रांस में जाता है, तो उसको जब पहले एक्सपीरियंस होता है कि जब वो खुद को मतलब होता है ना, एक नेशनलिज्म होता है कि जब वो खुद को पाकिस्तानी कहता है ना, तो उनकी उसकी उतनी एक्सेप्टेबिलिटी होती नहीं है। दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि शुरू में वो कॉन्फिडेंस से बोलता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता है, और फिर उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पर खुद को पाकिस्तानी नहीं कहना चाहिए, यहाँ पर खुद को कहो कि हम इंडियंस हैं। और जब आपको इंडियंस कहना वो शुरू करते हैं, उसके बाद उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है वो देखकर पहले तो उनको डेफिनेटली बुरा लगता होगा कि भाई देखिए इंडियंस को कितने बड़े लेवल पर रिस्पेक्ट मिलती है, और यहाँ पर हमें देखिए। इवन वो छोड़िए, वहाँ की बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो है जो पाकिस्तानी और जो बांग्लादेशी ओन करते हैं, अब उनका नाम भी उन्होंने ऐसा रखा है जैसे इंडियन रेस्टोरेंट हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई इसी से ही जो नॉन इंडियन है या फिर जो जिनका नेटिव जो है वो इंडियन नहीं है वो भी आएंगे, और जिनका नेटिव इंडियन है वो भी आएंगे यहाँ पर खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो खुद का नाम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नाम बनाया नहीं तो क्या कैसे यूज़ करेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं।
आज मेरे साथ एक नए गेस्ट हैं, मुनव्वर अब्दुल्ला साहब। ये पाकिस्तानी अमेरिकन हैं और न्यूयॉर्क में रहते हैं और बिजनेसमैन हैं। तो ये बताइए कि जो इंडियंस हैं वो किस तरह वहां पे रह रहे होते हैं, वो उनका क्या स्टाइल है? क्योंकि वहां पे तो सुना है कि सारे एशियंस जाने जाते हैं, लेकिन मुझे रिसेंटली ये भी पता चला है कि जो ये एक तासुर भी बड़ा पता चला है कि जो पाकिस्तानी होते हैं वो भी अपने आप को इंडियंस ही कहते हैं। तो ये भी जरा थोड़ा सा बताइएगा कि इंडियंस वहां पे कैसे रहते हैं और ये पाकिस्तानी वाकई इस तरह करते हैं कि वो जाके वो अपने आप को इंडियंस बताते हैं, यहाँ के जो सेटल होते हैं वो नहीं, और जो बाकी होते हैं, ये क्या चक्कर होता है वहां पे? 9/11 के बाद क्योंकि एक नफरत फैल गई माशरे में, स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ, तो उसमें फिर बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो इस तरह की और जॉब करते थे, उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया अपने आप को बताना। लेकिन बहुत ज्यादा अक्सरियत नहीं थी कि वो अपने आप को ऐसे बताते थे, लेकिन कम लोग ऐसे थे जो अपने आप को क्लैरिटी देना चाहते थे कि वो किस स्पेसिफिक कंट्रीज हैं। स्पेशली जब आप कोई लो एंड जॉब कर रहे हैं और आपको ये बताने पे आपको पता है कि रिएक्शन आएगा, तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा चीजें तब्दील हुई। अब रह गई बात कि अमेरिकन्स के लिए इंडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं। अब उनमें मेरा ख्याल है क्लैरिटी आ गई है। इंडियंस में और पाकिस्तानियों में जो डिफ्रेंशिएट करने का जो उनमें क्वालिटी थी, या वो एक जो पता था उनको कि ये पाकिस्तानी है वर्सेस इंडियंस हैं, अब उनको क्लैरिटी आ चुकी है इस मामले पे। बिल्कुल ठीक है। तो इस वक्त जो वहां पे इंडियंस हैं वो किस तरह सिनेरियो में इन्वॉल्व हैं? वो उनका क्या किरदार है? क्या वो भी इसी तरह लो पेड वर्कर हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कोई 20 एक इंडियन अमेरिकन है। इवन कि कैमला हैरिस जो है उसकी अपनी जारी बात है, वालदा जो है वो वहां से इंडियन है। तो हाउ डू यू सी दिस, इंडिया का रोल किस तरह है अमेरिका के अंदर? देखिए, इंडियंस ने नो डाउट कि जहां पे क्रेडिट मिलना चाहिए उनको देना चाहिए कि इंडियंस ने पिछले 20 साल में अपने आप को अमेरिका में बहुत मुस्तहकम कर लिया। इंडियंस जो थे अमेरिका जो आए वो पढ़ने के लिए आए, काफी ज्यादा लोग, और फिर वो हायर एजुकेशन के बाद वो उनको ज़ाहिर है 2-3 साल का काम करने की इजाजत मिलती थी। उस काम करने के दौरान उन्होंने जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज थी, जो आईटी की कंपनीज थी, उनको ज्वाइन कर लिया, जैसे फेसबुक है, गूगल है। अब पिछले 10 सालों में आप देखें कि इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं वो बड़ी जो आईटी फर्म्स हैं, या जो इवन मास्टर कार्ड देख लें, क्रेडिट कार्ड की कंपनी है, उसका हेड भी इंडियन है। और स्पेशली जो आईटी लेवल पे, स्पेशली आईटी वर्कर्स तो बहुत ज्यादा है इंडियन। और आपको पता नहीं इस चीज का अंदाजा है कि हाईएस्ट पेड जो मिनॉरिटीज हैं वो इंडियंस हैं इस वक्त। चाइनीज पहले नंबर पे इंडियन है, दूसरे नंबर पे चाइनीज हैं, और पाकिस्तानी तो किसी 7वें 8वें 9वें नंबर पे आते हैं, लेकिन टॉप टियर में हैं। लेकिन इंडियन इस वक्त इस हद तक छा चुके हैं। अब रह गई बात के एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं कि 9/11 के बाद जो पिछले 20 साल थे, अमेरिका ऑल्सो हैड सिस्टमैटिकली कुछ ऐसी माहौल बन गया कि उसमें इंडियंस का आगे जाना पाकिस्तानियों से ज्यादा इजी था। पाकिस्तानियों को डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करनी पड़ी, मुस्लिम होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते, H1B, और कुछ इंडियंस हमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज भी हैं, उनकी अपनी एक नेटवर्क भी है। और जाहिर है फिर जहां पे टॉप टियर CEOs इंडियंस बैठे हों, CTOs इंडियंस बैठे हों, वो अपनी जो नेशनैलिटी है, जो अपनी कौम है, उसको भी फेवर करते हैं। आजकल वहां पे इंडियन फीवर चल रहा है। पिछले 15 साल से अमेरिका हैज अ इंडियन फीवर। तो अब हम भी इसी खित्ते से हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन आपके ख्याल में जो टॉप 15 लोग हैं वो जो कंपनीज के, वो सब इंडियन CEO है। आपके ख्याल में कोई पाकिस्तानी इतना काबिल नहीं है कि वो किसी खास लेवल तक भी आ सके? यू विल नेवर सी एनी पाकिस्तानी ऑन टॉप टियर मैनेजमेंट एनी ऑफ दीज कंपनीज, राइट? तो मेरा ख्याल है ये एक सिस्टमैटिक जो इंडियन फीवर चल रहा है इस वक्त अमेरिका में, उसकी भी एक लहर है। तो आई थिंक दैट्स अनदर, इंडियंस आर वेविंग दैट लेयर। वो होती है ना, आप समुद्र में एक आती है बड़ी वेव आती है, राइट? तो आप वेव क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप उस वेव में अगर शामिल हो जाएं तो आप फिर सर्फ कर सकते हैं उस वेव को। तो इंडियंस आर सर्फिंग दैट वेव राइट नाउ। जो वेव इंडिया जो एक 9/11 के बाद एक क्रिएट हो गई, उसमें सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है वो इंडियंस को। या वो जो आपने राइडिंग दी वेव की बात की, हम उस वेव का हिस्सा नहीं बन सके, बल्कि वहां पे आइडेंटिटी जो है उसको जो छुपाना पड़ गया मुसलमानों को। कि इंडिया में ना सिर्फ के इक्वल पाकिस्तानी मुसलमान हैं, लेकिन क्योंकि दैट्स नॉट कंसीडर अ मुस्लिम नेशन, तो उनके खिलाफ उस तरह की वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए।
हाँ ठीक है, उनको इमिग्रेशन में उनको भी थोड़े से चैलेंजेस हैं कि उनकी क्यू बहुत लंबी है, लेकिन उनके लोग भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको सिस्टमेटिकली एक फेवर हो गई। वो देखो माइक्रोसॉफ्ट में देखो हमारे लोग हैं, मास्टर कार्ड में हमारे लोग हैं, फलां जगह हमारे लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी इतने कैपेबल नहीं है वहां पे? क्योंकि बात तो बड़ी की जाती है कि वहां बड़े डॉक्टर हैं, बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिस्टम। क्या पाकिस्तानी इतने कैपेबल नहीं है, या कि हैं लेकिन उनको ही समहाउ मार्जिनलाइज्ड हैं आइदर बिकॉज ऑफ इंडियंस और बिकॉज ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए दोनों चीजें हैं। पहली चीज तो ये है, एक तो इंडिया हमसे 7 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से भी, और उनकी रिप्रेजेंटेशन इन अमेरिका आल्सो हैज अ 7 to 10 times लार्जर। तो इसलिए अगर आपको एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडियंस नजर आते हैं हर जगह, उसका एक रीजन ये भी है कि वो हमसे बड़ा मुल्क है, हमसे बड़ी उनकी रिप्रेजेंटेशन है अमेरिका में। दूसरी चीज है कि इंडियंस में ज्यादातर लोग पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए थे, एंड दे आर वेरी डिवर्सिफाइड। वो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो उन्होंने MIT में भी चले गए, वो पढ़ाने की तरफ भी आ गए, डॉक्टरी की तरफ भी आ गए। तो आप देख लें संजय गुप्ता आपको CNN पे भी नजर आएंगे, फरीद ज़करिया है वो एज ए जर्नलिस्ट भी आपको नजर आएंगे, राइट। तो वो उनकी जो फील्ड है वो बड़ी डिवर्सिफाइड है। पाकिस्तानियों के लिए मेरा ख्याल जो सबसे बड़ा अलमिया है कि या वो डॉक्टर हैं, या इंजीनियर्स हैं, या IT में चले गए, या मेडिकल में चले गए, उन्होंने अपने आप को डिवर्सिफाई नहीं किया। वो आप देख लें 2-4 नेम्स हैं जो मैं अक्सर देखता हूँ ट्विटर पर, पाकिस्तानी लड़कियां हैं 2-3 वो जो एज ए जर्नलिस्ट वहां पे काम कर रही हैं, या लेकिन उनको वो उस लेवल का एक्सपोजर भी नहीं है। और तीसरी चीज जो मेरे ख्याल में है, देखिए इंडियंस की जो वैल्यूज हैं वो अमेरिकन की वैल्यू के करीब तर है। उनका जो ओपननेस है, जो रिलीजियस ना, जो बाइंडिंग ना होना है, ये बहुत सारी और लिमिटेशंस हैं, रिलीजियस लिमिटेशंस ना होना। तो जाहिर है इस वक्त जो फेवरेबल सिचुएशंस है वो इंडियन के लिए बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि इंडियन, देखिए इंडियन और मच मोर ऑर्गेनाइज, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए, वो पढ़े लिखे भी ज्यादा हैं, वो ऑर्गेनाइज भी ज्यादा हैं, उनमें डिवर्सिफिकेशन भी बहुत है, तो उनको एडवांटेज है। कुछ खुदा ना खास्ता के पाक फौज को कह रहे हैं, जिस तरह कश्मीर आपने भारत के हवाले कर दिया है। ऐसी सियासी जमातें और सेपरेटिस्ट हैं जो बात बात पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देते हैं। अब अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर करवाएगा। मुझे बहुत खौफ आता है इस बात से, लेकिन अब बिल्कुल वाज़े हो गया है कि हमें लगेगा कि जैसे पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है। कि जब मोदी लाहौर में आया, मोदी के साथ उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, जब ये बातचीत मियां साहब से की उसने, उसका फॉरेन सेक्रेटरी उसके साथ था, और उसका गालिबन सिक्योरिटी एडवाइजर भी साथ था। अब यहाँ पे पाकिस्तान में एजाज चौधरी फॉरेन सेक्रेटरी था, इनको रस्ते से वापस कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे नासिर जंजुआ, उसको भी वापस कर दिया, वो भी नहीं जा सका। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि मियां साहब के और उनके दरमियान क्या बातचीत हुई। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर आपने एक टर्म सुना होगा कि सेपरेटिस्ट। पाकिस्तान के अंदर भी कई सारे सेपरेटिस्ट हैं। अब इंडिया के अंदर जो कश्मीर वाले सेपरेटिस्ट थे ना, उनको तो अब खामोश कर दिया गया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान में एक अलग लेवल के सेपरेटिस्ट है। ऊपर से यहाँ पर एक अलग वॉर ये भी चल रही है कि खास करके पत्रकारों को आर्मी के खिलाफ किया जाता है, और उसमें हामिद मीर आपको बहुत बड़ा नाम है, जो आए दिन कुछ न कुछ दिनों के बाद वो बाहर आकर बोलता है पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। और यहाँ पर पाकिस्तानियों को डर यही है कि पाकिस्तानी मीडिया को खास करके पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में मतलब एक अनरेस्ट क्रिएट होगा पाकिस्तान के अंदर। और उसके अलावा यहाँ पर बात ये भी हो रही है कि भाई पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा सकती है। ऊपर से यहाँ पर ये भी डर है जैद हामिद जैसे लोगों को कि इंडिया यहाँ पर तैयार बैठा है, और अगर यहाँ पर इंडिया ने कुछ ऐसा कर दिया ना, तो पाकिस्तान के अंदर कई सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, उनको बल मिल जाएगा और वो जो चाहेंगे वैसा करेंगे। हालांकि जैद हामिद तो हमेशा डरा रहता है, हमेशा उसको लगता है कि भाई रात को अगर उसको 2-3 बजे भी उठाओ नींद में से, तो वही बोलेगा चलो अटैक कर देते हैं इंडिया पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। चुके हैं, लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ कोई ऐसा मौका नहीं जाने देती जिससे हमारी फौज को कमजोर करने का मौका मिले। आज भी उन्होंने कहा इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है। जन्नत साहब ये एक बात सुन लीजिएगा, फिर आपको बात करने में आसानी होगी, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। ये मरियम साहबा क्या फरमाती है, सुनाएं जी।
बिल्कुल इस चीज को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है या आपने किसी के आगे सरेंडर किया है मुल्क की सॉवरेनिटी पे, जिस तरह आपने कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया था, अगर आप इस तरह की कोई कमजोरी दिखाकर आए हैं तो पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया। पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तान की बहुत नाकदरी की है। हर सूबे में ऐसी सियासी जमातें और सेपरेटिस्ट हैं जो बात बात पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देते हैं। अब अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर करवाएगा। मुझे बहुत खौफ आता है इस बात से, लेकिन अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि हमें लगेगा कि जैसे पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है और हमको जान और माल की कुर्बानी देकर फिर अल्लाह के इस तोहफे को बचाना होगा, ताकि हमको कदर आए कि ये तोहफा जो हमारे बड़ों ने 50 लाख शुहदा की कुर्बानी के साए में हमें दिया था, हमने कितनी नाशुक्री और नाकदरी की इसकी। ये पाकिस्तान हमारी पनागाह है, अल्लाह उसके रसूल का तोहफा है। जरा जरा सी बात पर इसको तोड़ने की धमकी देने वाले अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल आलमीन अब आजमाए जाएंगे। दुश्मन के जूतों तले दुश्मन इनकी बेहुरमती करेगा, तब इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना कीमती है ना। मेरा ख्याल है भूल जाते हैं। अब इसमें भी इन्होंने कहा इंटरनेशनल मीडिया से पता चला है कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं। भी आपने इंटरनेशनल मीडिया को सुना है तो पाकिस्तानी मीडिया को भी सुने नहीं। तो आप कैसे इस चीज को लिंक कर रही है? इंटरनेशनल मीडिया ने ये कह दिया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये नहीं कहा कि आपने अड्डे दे दिए। अच्छा जनरल साहब, मैं आपको रोकूंगा। आप क्या समझते हैं उधर से नवाज शरीफ डायरेक्ट हमारे ISI के आर्मी DG मोहतरम फैद हमीद साहब और इधर नवाज शरीफ फौज, क्या ये इंटरनेशनल ताकतें भी इनके पीछे हैं या सिर्फ हुकूमत का जाने का दर्द है इन्हें? आप क्या समझते हैं? मज़ीद अहद किया और बताया कि अब तो हमने आपका हाथ नहीं छोड़ना, अब तो हमने आपको बचा के रखना है, अब हम आपका मुकदमा लड़ेंगे। और उसके बाद आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता ये मुकदमा अज खुद पाकिस्तान ने खारिज करना शुरू कर दिया और आखिर में आकर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि ये कहा जाने लगा कि जो आर्टिकल 370 है, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर इतने तवील अरसे एक गासबाना कब्जा जमाया रखा और जिसको फिर बाद में खुद ही ज़ायल करके उसने कश्मीर को अपने साथ जम कर लिया, वो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। हमारा मसला तो आर्टिकल 35A के साथ है, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान कश्मीर के मुसलमान एरियाज़ की जो मेजॉरिटी है उसको बाहर के लोगों की आमद के ज़रिए और उनके कारोबार के ज़रिए, उनकी रिहाइश के ज़रिए तब्दील करना चाहता है। फिर हमने इस इशू को रिट्रैक्ट भी कर लिया। तो ये वो कश्मीर का इशू है जिसके ऊपर हमने एहतजाज करना था, हमने ह्यूमन चेन बनानी थी, हमने उनके साथ खड़ा होना था, हमने लोगों के साथ जो लोग हमारी बात नहीं मानते बैन अवी तौर पर उनके साथ सींग लड़ाने थे, मुबारी करनी थी, हमने जो भी हमारे बस में होता हमने करना था और कश्मीरियों को हर हाल में कभी एहसास नहीं देना था कि वो अकेले हैं। उस कश्मीर के साथ हमने क्या किया? जब वज़ीर आज़म ये तकरीर फरमा रहे थे और जब 2-1.5 साल गुजर गया है, गुजरने के बाद से लेकर अब तक जो मामलात बने, उस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ हम पिछले दरवाजे से राब्ते में भी थे, उनके साथ बातचीत भी कर रहे थे, इंटेलिजेंस चीफ्स उनसे मुलाकात भी कर रहे थे। तो जिस हिंदुस्तान के साथ हम न्यूक्लियर जंग की बात कर रहे थे, उस हिंदुस्तान के साथ हम बातचीत भी कर रहे थे। जिस हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमने प्रोटेस्ट करना था आधे घंटे के लिए, 2 हफ्ते हमसे प्रोटेस्ट नहीं हुआ और उसके बाद हम घरों को वापस चले गए। फिर उसके बाद भूल के भी जिक्र नहीं किया, कभी कभार एक आध ट्वीट कर देते हैं। इस पर ईद के ऊपर बिल्कुल ज़मीनन उसका जिक्र हुआ, फ़लस्तीन के साथ उसको नथी कर दिया और कोई ख़ास किस्म का पैगाम नहीं दिया। तो ये हमने कश्मीर के साथ किया है। इसराइल की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो तो इसराइल के ऊपर कोई बहुत बड़ा स्टैंड ले नहीं रहे। अगर आप इनफरादी तौर पर ममालिक की पॉलिसियाँ देखें तो उनके ट्विटर अकाउंट्स भी काफ़ी खामोश हैं, उनकी लीडरान की तरफ से कोई बड़े बयानात भी नहीं आ रहे। तो हम तो ईद उनके कैलेंडर के मुताबिक रखते हैं। अब इसराइल के ऊपर पॉलिसी हम कैसे ऐसे मुरतब कर सकते हैं जो उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क से अलहदा हो। तो इन हालात के पेश नज़र जब हम उन वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी दोस्ती हमें दरकार है, जब अरब वर्ल्ड के ममालिक की पॉलिसी को देख के हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं और जब हमारी तारीख ये है कि हमने कश्मीरियों के साथ वो किया जो कोई सोच नहीं सकता था कि उनका इतने बड़े उनके साथ वादे करके फिर उनका हाथ छोड़ दिया और अब उनका तज़किरा भी ज़िमनन हम करते हैं। तो इन हालात के पेश नज़र मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी का ये
ये कहना कि हम फ्राइडे को प्रोटेस्ट करेंगे एक तरह से दुरुस्त भी है, क्योंकि हम यही कर सकते हैं और हमारा एहतजाज और हमारा एतराज़ और हमारी एग्रेसिव और स्टैंड वाली असूली फॉरेन पॉलिसी का वज़न बस इतना ही है कि जुमे वाले दिन जब लोग खुद से इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हों तो सरकार कहे जी कि देखा हमने कितना ज़बरदस्त फ़लस्तीनियों का मुकदमा। मैं जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, मियाँ साहब को तकरीबन 21-22 साल हो गए फ़ौज के खिलाफ साजिशें करते हुए, और ये किस्सा शुरू हुआ था जब इनकी मुशर्रफ के साथ मुखासमत हुई। मियाँ साहब अपनी तबीयत से मजबूर हैं, ये हर किसी के साथ सींग फंसा के बैठ जाते हैं। तो ये मुल्क के भले में हो, आप अपने हम कवायद ज़वाबित के मुताबिक करना चाहें, वो कहते हैं अगर हमने किया तो आप कौन होते हैं कहने वाले कुछ। अभी मिसाल ले लें कि जब मोदी लाहौर में आया, मोदी के साथ उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, जब ये बातचीत मियाँ साहब से की उसने, उसका फॉरेन सेक्रेटरी उसके साथ था और उसका गालिबन सिक्योरिटी एडवाइजर भी साथ था। अब यहाँ पे पाकिस्तान में एजाज चौधरी फॉरेन सेक्रेटरी था, इनको रस्ते से वापस कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे नासिर जंजुआ, उसको भी वापस कर दिया, वो भी नहीं जा सका। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि मियाँ साहब के और उनके दरमियान क्या बातचीत हुई। हमें अगर कोई बात पता चलती है तो वो इंडिया से पता चलती है कि मोदी ने कोई इंटरव्यू दे दिया या मोदी ने कुछ कहा तो नहीं। तो जनरल साहब, आप जो इतनी सीरियस बातें बता रहे हैं, देखें आजकल ये मोहतरम जनरल कमरजावेद बाजवा साहब को बार बार हिट कर रहे हैं, नाम लेके फैज साहब का कर रहे हैं। क्या हमारी फौज को अंदाजा नहीं कि ये किसके हाथों में खेल रहे हैं और खुदा ना खास्ता फौज को ही हमलावर क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे हकायक क्या, जबकि अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया इलेक्शन में? आप क्या समझते हैं? जाते भी हैं। मैं आपको अल्ताफ हुसैन का किस्सा बता, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आप यहाँ से बोरियां भर के सबूत ले जाएं, MI6 जाके जज को बता देती है कि इसको नहीं आगे चला, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ होती हैं, उनके कनेक्शन, ये किसी का जाती मसला नहीं होता। तो अल्ताफ हुसैन को आज दिन तक उसका मामला, कोई तहकीक आगे बढ़ी नहीं, किसी अदालत ने मामला छेड़ा ही नहीं आगे। वो वहां से तकरीरें करता रहा, वो तकरीरें सारी पता, उन्होंने कहा जी हम 2 साल लग गए कि जी हम उर्दू की तकरीर है, हम उसको अंग्रेजी में करा के तो देख रहे हैं कि कैसे क्या कहा